ये हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से समझना चाहते हैं, अच्छा लेवल वाला समझना चाहते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर देखना, जो बच्चे पूरी सीरीज़ पूरा फ्री में है, पूरा कोर्स है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेंगे ना, जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे ना, उन्हें फील होगा कि कूलम्ब्स लॉ कितना आसान है। अगर एक बार कूलम्ब्स लॉ तुमने समझ लिया ना, बाकी टॉपिक तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। तो हमें समझना कि अगर कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा परेशान, ज़्यादा घबराने वाली, रटने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि देखो यार, किसी चीज़ का पढ़ाना, जैसे मेरा है, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ कठिन है, उसको और कठिन बना दूँ तो मेरा क्या फ़ायदा, मतलब मेरा फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा। अब जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं उन्हें भले ही कठिन लगेगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीरियस हैं और जिन्हें लगता है कि हमें कुछ सीखना है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं भी केंद्रीय विद्यालय CBSE से पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक क्या होता है और कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, मज़ा आपको खुद आएगा। आप ये ना देखिए कि मैं ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, एनिमेशन या पेन एंड कॉपी यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपल सा पेन एंड कॉपी यूज़ करता हूँ, लेकिन पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आए। तो थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करिए कि पेन एंड कॉपी थोड़ा अपना कंसंट्रेट करिए, मज़ा आएगा। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली वाली वीडियो में जो हम लोग कवर कर चुके थे, तो सिंपली चार्ज के बारे में पढ़ा था और बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहाँ कहाँ कैसा इंपॉर्टेंस है। मतलब थोड़ा सा बेसिक समझाया था। कल मैं अच्छे समझा चुका था कि कैसे क्या चार्ज आता है, क्या होता है। मतलब पिछली वाली जो वीडियो है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन सा हुआ था कि चार्ज क्या है, फलाना ढिकाना है। तो चलो एक बात और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात कर ली थी कि चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। एक बात याद रखना कि चार्ज होता है फंडामेंटल, मतलब इस कूलम्ब जो होता है, जो फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है। यहाँ जो फंडामेंटल यूनिट देखने को मिलती है वो एम्पियर होती है। हम लोग धीमे धीमे वहाँ से रिलेट करते जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि कूलम्ब जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट होती है ना, तो कूलम्ब फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग हैं कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई फोर्स की बात चले तो उसमें कुछ ना कुछ तो लॉ होना चाहिए। जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ा होगा तुम लोगों ने। चलो नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं है, जहाँ हो उसके बारे में हमें सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है। 12th क्लास में है और जितना समय है उतने में अपन को बेहतर रिजल्ट देना है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना, क्योंकि ये मेरी मेन ब्रांच ही है जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब मैं थोड़ा इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ कि कोई छोटा सा बच्चा भी ना, जैसे कुछ भी नहीं आता हो, अगर उसे भी तुम्हें वीडियो दिखाओगे ना, तब भी मैं उसे समझा दूंगा कि बेटा आखिर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है कि कूलम्ब्स लॉ किसने दिया, कब दिया, कैसे, नहीं, उससे मतलब नहीं है। अपन का जितने काम है उतना अपन को सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो हम बता चुके कि जो यूनिट किसी भी चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। और हम लोग आगे आगे धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग कूलम्ब्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं सब कुछ, ये क्या यूनिवर्सल लॉ है, नहीं, ये सब कुछ बताएंगे। हम लोग जैसे मान के चलते हैं कि 2 चार्ज हैं। कौन से चार्ज हैं? पॉइंट चार्ज। कूलम्ब लॉ जहाँ भी बात होती है वहाँ पॉइंट चार्ज की बात ही होती है। इसका मतलब है क्या है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। मतलब पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही कम मैग्नीट्यूड में चार्ज हो, ज़्यादा प्रेस, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वैसे ही पॉइंट चार्ज होता। कुछ टेंशन नहीं लेना अगर नहीं आता कुछ भी ना। मान लेते हैं इसका एक Q1 है, एक Q2 है। दो कोई भी चार्ज जैसे मान लो इसका हमने मान लिया है बहुत ही छोटा, मान लिया कुछ भी मान लो, जैसे हमने मान लिया जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही रहा,
एक ए इलेक्ट्रॉन है, ए भी, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल सा करेंगे अपन है। तो हमने मान लिया है कि यहाँ 1 कूलम मान लेते हैं, इसका भी हम लोग 2 कूलम मान लेते हैं। कितना पॉइंट चार्ज नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन होता रहे। कल हम लोगों ने बताया था आखिरकार बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। तो हमने क्या मान लिया कि 1 कूलम है, 2 कूलम ये है। आखिरकार चार्ज तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा कि नहीं, सिंपल सा है कि नहीं। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं आर। हमने मान ली आर, हम अपने मन से मान लेते हैं इसे, क्या मान लेते हैं 3 मीटर। वैसे इतनी बहुत बड़ी हो जाती है, अपन उससे मतलब नहीं, लेकिन बस मान ले रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा रियल लाइफ जैसा फील आए कि आखिरकार कैसे क्या होना है। अब हमें ये निकालना कि इसका नाम 1 रखा है, इसका नाम हमने 2 रखा है। हमें पता लगाना है कि आखिरकार 1 चार्ज 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। या हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ फोर्स 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसी चीज़ को कूलम्ब्स लॉ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि आखिरकार तुम किसी भी 2 चार्जेस के बीच में उनका फोर्स निकाल सकते हो। डेफिनेशन पे धीमे आएंगे तो फोर्स निकाल सकते हो। देखो फोर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं या रिपल्सन होते हैं। किसी से लव होता है या फिर हेट होता है। ऐसा सिंपल सा अपन प्यार मोहब्बत वाली कहानी पढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अभी तुम एक स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दो। व्हेन, नोट्स बनाते जाओ, पेन एंड कॉपी हाथ में रखो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि तुम्हें कुछ रटना भी है। देखो व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a finite distance d, then देखो कुछ नहीं, जो अपन ने यहाँ देखा उसी को अपन ने सिंपल सा लिख दिया। थोड़ी सिंपल सी इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिपेंड्स। देखो पहला जो होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ना, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। पहली बात है कि कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो पहली पॉइंट चार्ज है, दूसरा है रेस्ट चार्ज पे। किसके लिए है, रेस्ट चार्ज के लिए है। क्योंकि जब चार्ज मोशन में आता है तो हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी देखेंगे। इसलिए कूलम्ब लॉ अप्लीकेबल कहाँ है, पॉइंट चार्ज का है, और दूसरा है जब चार्ज रेस्ट पे हो। तो हम लोग इसको क्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हम लिख लेते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। मतलब सिंपल सा जो हमने लैंग्वेज में लिखा है उसी को हम मैथमेटिकल अगर लिखना चाहें तो सिंपल सा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है Q1 और Q2। ये पहला स्टेटमेंट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between the centers of the 2 charges। मतलब इसका सिंपल सा अगर तुम मैथमेटिकल में लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो
कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन आर इसको मतलब जितना हमने डिस्टेंस लिया था उन दोनों के स्क्वायर कर दो। आखिरकार हम क्या करेंगे, देखो इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, पहला स्टेटमेंट है, इसको हम दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं। दोनों स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो आखिरकार जो तुम कंबाइन करके लिखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जैसे हम लोग के मान लेते हैं, मतलब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो एक इस के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इतनी सी बात हमें याद रखना। अभी इसकी वैल्यू में ज़्यादा परेशान नहीं होना कि इसकी वैल्यू कितनी क्या आती है, कैसे आती है। तो हमने इतना सिंपल सा मान लिया है, क्या मान लिया है कि हमने F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा है। ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोगों ने क्या किया है, के की वैल्यू निकाली है, तो के की जो वैल्यू हमें देखने को मिली है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इतनी आ गई है। तो इसका मतलब जो के की जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि अगर कौन सा मीडियम है। और इसकी जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है, अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं, देखने को हमें मिल जाती है, वो होती है 9 × 10⁹। इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से तुम यूनिट निकाल लोगे। अगर तुमने 11th क्लास में थोड़ा भी ढंग से यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो इस चैनल में मिल जाएगा तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम लोग इतना कर लें। अब जो हम लोग इतना तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। 4 एक कांस्टेंट होता है, पाई एक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन। इसके बारे में हमें कहानी पूरी पढ़नी है। इसको जो बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो हमें वैल्यू देखने को मिलती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। जो एक बेसिकली पता है क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट है। क्या है? एक फिजिकल कांस्टेंट है जो जनरली किसमें कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब बेसिकली ये पूरी फर्स्ट बुक जो होती है 12th क्लास की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही पूरी घूमती फिरती रहती है। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आखिरकार देखो बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कई बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं। आखिरकार एप्सिलॉन, ये जैसे हम लोग बोलते हैं, इसको लिख लो EPSI एप्सिलॉन नॉट। आखिरकार ये क्या क्या शो करता है, किस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करता है, वो भी हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। तभी जाके कोई फील आता है। तो कोई टॉपिक छोटा सा छूट जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो सिंपल सा इसका लिख लो, इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू permit the इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आखिरकार ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग बेसिकली हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं वो आ गया है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर की वैल्यू हम रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना सा तुम्हें देखने को मिला है। आखिरकार ये विदाउट वेक्टर में हम सब जानते हैं कि आखिरकार कोई भी फोर्स होता है, देखो दुनिया का कोई भी फोर्स हो,
चाहे तुम कोई भी कहीं भी फोर्स पढ़ रहे हो, उन सब की एसआई यूनिट जो तुम्हें देखने को मिलेगी न्यूटन मिलेगी। चाहे तुम दुनिया कोई भी फोर्स पढ़ रहे हो, याद रखना उन सब की एसआई यूनिट न्यूटन मिलती है। ये तुम्हें कुछ भी रटने या याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो तुम्हें इतनी बात हो गई होगी। अभी हमने सिंपली लिखा है, वेक्टर में हम लोग इसे घुमा के लिखेंगे। और अगर देखो यहाँ वेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैंने 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जो लिंक होगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से तुम वेक्टर इसके बाद ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि बच्चे वेक्टर में ज़्यादा परेशान होते हैं। 11वीं क्लास में उतना सीरियसली वेक्टर को पढ़ते नहीं, लेकिन यहाँ वेक्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इतनी सी हम लोगों ने कहानी पढ़ ली है। अगर इसे हम लोग एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फोर्स Q1 एंड Q2 दोनों पे डिपेंड करता है। उनका जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे तुम डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओगे, जैसे जैसे दूरियां आती जाएंगी, वैसे वैसे ही फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी। तुम सब जानते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रिलेशनशिप कम स्ट्रॉन्ग होता है देन जो पास पास वाला रिलेशनशिप होता है। बस ये मजाक कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा भटक नहीं जाना है। इसका मतलब है Q1 या Q2 किसी की अगर वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। अगर तुम मीडियम की वैल्यू, जैसे अगर मान लो हमने एप्सिलॉन कर लिया है, अगर तुम मीडियम चेंज करते जाओगे तो एफ फोर्स की वैल्यू भी तुम्हें चेंज होती दिखेगी। इसका मतलब है कि एफ की आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। इतना चीज़ रखना क्या करेगा, मीडियम पे भी डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है, आर पे भी देखने को मिल रही है, ए पे भी देखने को मिल रही है। हमने बताया जो कूलाम्स लॉ बेसिकली किसके लिए है, रेस्ट चार्ज के लिए है, जब चार्ज रेस्ट पे हो। दूसरी जो है वो है ये पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज, अब देखो इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी हेल्प से तुम बल्क बॉडी के लिए भी तुम चार्ज निकाल सकते हो। उसका ही पूरा सिंपली कर लेंगे, जैसे वॉल्यूम के निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। ये इसलिए पता है यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ कूलाम्स लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी हर चीज़ पे अप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर चीज़ पे वैलिड नहीं है। और तुम जानते हो कोई भी यूनिवर्सल जो लॉ होता है पूरी चीज़ों पे अच्छी तरीके से वैलिड होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिटेशन अगर तुम लिख सकते हो तो ये लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर व्हेन चार्जेस इन मोशन एंड इट इज़ नॉट वैलिड फॉर बल्क। तो इसकी कुछ लिमिटेशन तुम्हें याद रखनी है। लिमिटेशन अब हम लोगों ने देख ली। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने के बाद इसको हम देखेंगे आखिरकार इस फोर्स को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसी इसकी क्या क्या कंडीशन है, अगर 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल बने रहें। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली हेडिंग डालनी है वो है कि इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा होता है कि तुम कोई भी पाथ चूज़ करो, मतलब तुम किसी भी पाथ से जाओ, उन सब में वर्क डन सेम होता है। जैसे मान लो तुम्हें ये मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता है कि जो होती है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। मतलब पाथ से मतलब नहीं होता, हमें फाइनल इनिशियल पॉइंट पे मतलब होता, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, पहला दूसरा तीसरा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, इन तीनों पाथ में वर्क की वैल्यू हमें सेम देखने को मिलेगी। अब जो दूसरा पढ़ना है कि इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बाय द ग्रेविटेशनल बट वीकर देन न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड हमें देखने को मिलता है वो किससे छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज से, बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
इतनी बात तुम याद रखना। पहली है कि इट इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट स्मॉलर देन न्यूक्लियर फोर्स। लिख लो, इट इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिख लो, स्ट्रॉन्ग बट स्मॉलर देन बट वीकर देन न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तुम सेकंड बुक जो होगी उसमें पढ़ोगे। तो जैसे अब मैंने इसको पता याद ऐसे किया था, GEN, जैन, काम ख़त्म बस। तीसरा जो पॉइंट है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। मतलब जिस मीडियम में दोनों चार्ज हों उस मीडियम पे भी इसकी डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लोग आगे हमने 3 पॉइंट हम लोगों ने लिए, बहुत अच्छे पढ़ लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब हम लोग देखो सुनो, अब हम मूव करने वाले हैं वेक्टर में। क्या करेगा, वेक्टर का जब तक मज़ा ना आए तब तक तो कहानी अधूरी सी रहती है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लो। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे देखना है तो हमने F इक्वल टू वैक्यूम में अगर देखते हैं तो उसमें जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर तुम्हें किसी मीडियम में देखना है, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 चार्ज हैं, मान लो सिंपल सी वाटर में रखे हैं, अगर हमें देखना है कि तब इसका फोर्स क्या होगा तो मीडियम में होता है 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो इसकी वैल्यू होती है वो मीडियम के बारे में डिसाइड करती है। यहाँ तुमने कई जगह इसमें भी देखा होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी की मैं मतलब बता चुका हूँ, या फिर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। जहाँ भी रिलेटिव आ जाता है वहाँ मतलब किसी न किसी के रिलेटिव में होता है। तो बेसिकली तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, सिंपल से इसमें जो होता है कि देखो कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम बोलते हैं क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे अगर हमने वैक्यूम में होता है क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और किसी मीडियम में होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा ε0 अपॉन ε। और इन दोनों के रेशियो को, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, इसका यहाँ आएगा इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ε अपॉन ε, इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसको तुम अब ऐसे भी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू ε0। तो अब तुम लिख सकते हो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की जगह तुम्हें ये 2 वैल्यू रख देनी है। तो ε0 K और Q1 Q2 अपॉन Q2 R²। देखो इसको तुम लोग डाइलेक्ट्रिक वो क्या नहीं मान लेना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मत मान लेना, ऐसे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। इसलिए मैं इसे एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। रिलेटिव R से रिलेटिव और परमिटिविटी, इतना तुम लोग थोड़ा याद रखना। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, चाहे तुम वैक्यूम के लिए निकालो या चाहे तुम एयर के लिए निकालो, दोनों की लगभग बराबर सी होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है।
अगर इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि जो एयर की होती है वो 1.005 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो हम लोग चलो अब बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर में, क्योंकि जब तक वेक्टर में नहीं पढ़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लो। अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स में अपना अपना रिस्पॉन्स लिखते जाओ कि मज़ा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है। अगर बोरिंग लग रहा हो तो अगली बार जो करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि तुम्हें इंटरेस्टिंग बना रहे। वेक्टर फॉर्म में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन सा कर लेते हैं जिसमें एक सुपरपोजिशन नाम का एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ताकि मैं भी वो क्लियर कर दूंगा चुटकियों में और तुम्हारे क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे देखो वेक्टर फॉर्म में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं आखिरकार एक क्वेश्चन है। जैसे मान लें कि हमने मान लिया 3 चार्जेस हैं, 1 2 और 3। जैसे यहाँ इसका नाम हम रख लेते हैं ए, बी और सी। ए पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ 2 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। हम और मान के चलते हैं कि बी पॉइंट पे 1 प्रोटॉन है। और पॉइंट सी पे हम मान के चलते हैं कि पॉइंट सी पे 1 इलेक्ट्रॉन है। इतनी सिंपल सी बात है। और हमें निकालना है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। हमें निकालना है कि आखिरकार इस एक जो यहाँ पॉइंट रखा है उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। और ये कहा गया है, हम मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल है। मतलब कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और एक साइड की लेंथ है 0.1 मीटर। जब 2 से ज़्यादा चार्जेस की वजह से फोर्स देखने को मिले, जब एक चार्ज देखो व्हेन मोर देन 1 चार्ज, मतलब अगर एक चार्ज से ज़्यादा चार्जेस का फोर्स लग रहा हो किसी चार्ज पे तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन का रहता है कि इसकी वजह से यहाँ निकालो, इसकी वजह से यहाँ निकालो, उसका रिजल्टेंट निकाल दो। तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत प्यार से समझाएंगे। वेक्टर अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता तब भी वो कर लेगा। जैसे देखो ये प्रोटॉन है, सिंपली क्या है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आखिरकार चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव का। आखिरकार ये 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतनी सी बात तुम्हें बिल्कुल समझने वाली बात है। ए पॉजिटिव तो आखिरकार इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों हमें देखने को मिलेगा रिपल्सन। तो हमें रिपल्सन देखने को मिलेगा तो आखिरकार कैसा होगा? सिंपल सा देखो, इसका मतलब ये है, इसका हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये रहा, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी ऐसा होगा। अट्रैक्शन है ना, तो इसलिए अट्रैक्शन का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो क्या लिखेंगे? एफ ऑन ए ड्यू टू सी। हम सब जानते हैं कि जो क्या है, फोर्स जनरली वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलता है वेक्टर जैसा निकलता है। अगर हम मान के चलते हैं इफ फोर्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती। वैसे मान के चल रहे, वैसे है नहीं है, वैसे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बताएं कैसे सॉल्व होगा। तो आखिरकार हम सबसे पहले निकालते हैं कि बी से ए पे बी की वजह से फोर्स, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हम मान के चल रहे हैं कि कहाँ है, वैक्यूम में है। Q1 की वैल्यू रख लो 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसकी तुम रखोगे Q2 की वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम। आपस में इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, ये क्या है, देखो ये दोनों है तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है क्या है, अट्रैक्शन है, सॉरी रिपल्सन है। अब हम क्या देखते हैं, अट्रैक्शन। देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, क्या देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है रखेंगे 3.2 × 10⁻19 इंटू माइनस का 1.6 × 10⁻19 और अपॉन डिस्टेंस बराबर है 0.1 का स्क्वायर। जो तुम यहाँ देखोगे तो इसका आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3.2 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। देखो सुनो, ये जो नेगेटिव है ये सिंपल सा अट्रैक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये सिंपल सा एक अट्रैक्शन शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो तुम सिंपली इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3.2 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 0.1 स्क्वायर अट्रैक्शन। दोनों का एक मतलब एक सा है। अब देखो सुनो, दोबारा एक आ जाते हैं, आखिरकार दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। हमें निकालने का इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि जब हम भी जानते हैं किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे फोर्स हो, तो जो एफ नेट निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालते हैं, वो निकालते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2, मतलब F1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 है, मतलब पहले वाले वेक्टर का। और देखो ये थीटा, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में थीटा कितना आने वाला है। तो देखो सुनो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड एक से, तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला होगा 120। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। तो एफ नेट जो तुम्हें देखने को मिला है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 120। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा सिंपल सा क्या आ जाएगा, आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स हम मान के चलते हैं, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती, क्या होती है, हम मान के चलते हैं, ऐसे होती नहीं, याद रखना। हम बता रहे हैं अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो कैसे निकालते, तो पता है हम एफ नेट कैसे निकालते, हम निकालते F1 प्लस F2। लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ऐसा नहीं करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है। F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 × 10⁻19 और 3.2 × 10⁻19। तुम लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट आराम से यूज़ हो जाएगा। और F2 की वैल्यू भी इतनी ही है। देखो ऊपर वाला रिपल्सन है, नीचे वाला अट्रैक्शन है, और कोई बात नहीं है। इसको हम बोल देते हैं रिपल्सन, इसको हम बोल देते हैं अट्रैक्शन। इसे सिंपल से तुम निकाल लोगे, इसकी आ जाएगी वैल्यू। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो
तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सोशल मीडिया पे जितना बार शेयर कर सको उतना शेयर करो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वेक्टर फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस वाली वीडियो में ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके जस्ट जो वीडियो आएगी उसमें पूरा डिटेल में बेहतरीन तरीके से तुम्हें दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में तो प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख लो, ताकि तुम्हें हर एक चीज़ एक सीक्वेंस से मिलती जाए, ताकि तुम्हें बिल्कुल ही परेशान ना होना पड़े। हर कुछ फ्री में है, फ्री की चीज़ का मुफ्त फ़ायदा उठाओ। उस चीज़ को ऐसा ना समझो कि फ्री की है। फ्री किस लिए दे रहे हैं? ताकि बच्चे परेशान ना हो, बस यही हमारा मोटो है, ताकि तुम सबको थोड़ा सा सपोर्ट होता रहे। अगर कोई भी डाउट्स, कोई परेशानी, समस्या हो तो मुझे कमेंट्स में लिखो, तुरंत तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हें हल देंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। इतना काम करो कि अभी जितना पढ़ा है उतना कर लो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर करते रहो।